बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल एडू विद होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा। क्यों खास होगा? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इस चैप्टर का क्लास 9th में, और जो बच्चे नीट या फिर आगे IIT JEE के प्रिपरेशंस करने वाले, मतलब क्लास 11 में जो बच्चे साइंस लेने वाले, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये आपको बेस बनाएगा। और दूसरी बात, केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कि नेचर में जितने भी अगर आपको सबस्टांस दिख रहे हैं, सबस्टांस कहने का मतलब क्या हो गया? सबस्टांस कहने का मतलब हो गया कि जितने भी मैटर आपको दिख रहे हैं, जितने भी मैटर दिख रहे हैं, ठीक है, या आप उसको एलिमेंट के नाम से जानते हो, या उसे आप कंपाउंड के नाम से जानते हो, या कोई भी नाम से आप जानते हो, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के नाम से आप जानते हो, ठीक है, वो सब आपके जो बने हुए रहते हैं, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इनका एक आपको मेथड है, ठीक है। मेथड कहने का मतलब, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे कहा जाता है कि धरती की संरचना, मतलब जो आपका अर्थ बना हुआ है, वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें पानी, वायु, आग, ये सब आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पूरा इसका फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे ये एलिमेंट बना, कंपाउंड बना, मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है, और ये सब मिलके जैसे आपके एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, एटम्स के अरेंजमेंट होती है, और उसके बाद कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, या कोई भी कंपाउंड आप नेचर में जनरली लेते हैं, वो आपका इसी सारी चीजों से मिलके बना हुआ रहता है। तो हम लोग जनरली अगर बात करें तो क्या इसके भी बनने के कारण है? कोई फॉर्मूला है, या मान लीजिए कि हम कहें कि कोई प्रोसेस है, तो हाँ, प्रोसेस है इसका। तो क्या है प्रोसेस? तो देखिए, जिस तरीके से अर्थ की संरचना 5 चीजों को मिला के हुई है, उसी तरीके से यहाँ पे केमिस्ट्री में जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ेंगे, खास करके केमिस्ट्री में रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे या जो भी सबस्टांस के फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, वो 5 चीजों पे आधारित है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पे जो हमारा आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसका नाम दिया गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स हमने बोला ना कि कंपाउंड बनता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड कैसे बनेगा। तो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने का मतलब एक साथ जोड़ते हैं, और तब जो चीजें हमें मिलती है वो कंपाउंड मिलती है। तो इसका भी रेशियो होगा कितना, कौन सा? जैसे वाटर हमें चाहिए, H2O चाहिए, H2O चाहिए, तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। 2 एलिमेंट हमें कंपलसरी है वाटर बनाने के लिए। अब ये दोनों का मात्रा हमें चाहिए, मात्रा मतलब किस रेशियो में ये दोनों को ले तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज कि कितने मासेस इसके लेंगे कि हमारा वाटर का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे आगे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लेते हैं, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन का मास हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ये O2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मास 32 होता है। दैट मीन्स 2:32 के फॉर्म में हमको लेना पड़ेगा। इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में काटेंगे तो 1:1:16 का हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, किसको कितना मॉलिक्यूल में लेना है, कितना रेशियोज में लेना है, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन भी होता है, तो उसका एक जनरल मेथड है, और उसके कारण से आपको रिएक्शन दिखते हैं। तो वही कारण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा, पूरा जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे अभी या आने वाले समय में, सारे जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड हैं। तो इस लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में 5 तरह की चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सारे रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से 2 हम क्लास 9th में पढ़ेंगे और बाकी के 3 क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसी के कारण मैं बोल रहा था कि ये चीजें आपको अभी बेस प्लेटफॉर्म देगी, मतलब बेसिक आपका कंप्लीट करवा देगा, और 11th में इसका आपको यूटिलाइजेशन करना है। तो देखिए, ऐसे 5 लॉज हैं जिसपे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है। सबसे पहला लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी ये आपको नहीं पढ़ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे दो पढ़ना है, एक आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो आपको पढ़ने हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये दोनों का यूजेस डाल्टन साहब ने किया है, तो इसके कारण ये दो लॉ को ही हम लोगों ने पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब 5 में से 2 को डाल्टन ने अपने थ्योरी में यूज किया था, दैट्स वाई हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तीसरा जो होता है वो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। चौथा की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा गैसेस के लिए है, जिसको हम लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो कंबाइनिंग एलिमेंट्स कह सकते हैं या फिर वॉल्यूम लॉ, क्योंकि वॉल्यूम इस कारण से कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, गलती से मैंने एलिमेंट लिख दिया। लॉ इस कारण से, वॉल्यूम इस कारण से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे गैसेस की बात होती है, तो लॉ ये लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि गैसेस को हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में ही लेते हैं, लिक्विड हो या गैसेस हो वो हम लोग किसके फॉर्म में लेते हैं? वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 5 लॉ जिसमें से 2 ही आपको पढ़ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, आज के वीडियो में हम लोग जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही सिर्फ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहले अगर बात करें तो ये रूल आपको दिए थे एंटोनी लेवेजियर। एंटोनी लेवेजियर ने ये आपको मास दिए थे जनरली। और देखिए, अगर स्पेलिंग में अगर 1-2 जगह मिस्टेक होगी तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो रूल है वो एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। लेवेजियर, हाँ, लेवेजियर ने दिया था। और ये कब दिया था? तो ये 1774 में दिया था। कब दिया था? 1774 के आसपास इन्होंने दिया था। इस लॉ को किसने दिया? एंटोनी लेवेजियर ने। कब दिया? 1774 में। जनरली बस पूछता तो नहीं है कि कब दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया डेट। अब देखिए, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहेंगे क्या? तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब कि कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, चेंज अगर हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, तो जनरली जो मान लीजिए केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज हुआ, तो देखिए हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ रहे तो केमिकल चेंज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया ऑक्सीजन। ये गैस है, ये भी गैस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब जानते होंगे ये चीज, वाटर बनाते हैं। दैट मीन्स दोनों गैस थे, चेंज होके हमें क्या दिए? लिक्विड दिए, वाटर दिए। लेकिन इनके लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार क्या कहा गया कि जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसके जो मासेस हैं वो रिएक्टेंट कहने का मतलब, अगर हम बात करें रिएक्टेंट कहने का मतलब, तो द सब्सटेंस which take participate in reaction, the substance which take part in the reaction, that means ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। और जो चीजें हमें मिलेगी, the substance which form is known as product. That means product
कौन सा हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में जैसे ही 2 महीने में आप 10th में जाइएगा, 3 महीने में, तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी रिएक्शंस पे। तो रिएक्शन जब भी होगा, जब भी रिएक्शन करोगे तो उनके जो मासेस रिएक्टेड साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है वो हमेशा सेम होगा। मतलब इन्होंने सिंपल कह दिया कि जनरली रिएक्शन फिजिकली हो केमिकली हो, मासेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मासेस कभी भी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। नया ना मास बनेगा, ना नया मास जो मास है वो खत्म नहीं होगा, ना नया बनेगा ना पुराना खत्म होगा। मतलब जितने रिएक्शंस में पार्टिसिपेट हो रहे हैं उतने ही मासेस आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे। कैसे, देखिए, अगर H2 की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 एटम हमने यूज किया तो यहाँ पे 2 मास हो गया इसका। मतलब हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, यहाँ पे 2। ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का अगर मासेस बोले तो हम लोग 16 होता है और 2 एटम आपने यूज किया, दैट मीन्स 32। ये टोटल हो गया 34 के लमसम क्या 34 एग्जैक्ट हो गया, ये 34 हो गया, ये LHS साइड हो गया। अब RHS मतलब प्रोडक्ट साइड हम देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, ये चीजें तभी एप्लीकेबल होगी जब इक्वेशन आपका बैलेंस है। क्या है, इक्वेशन आपका बैलेंस है। इक्वेशन को रहना पड़ेगा बैलेंस्ड। कैसा होना पड़ेगा, बैलेंस्ड। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो लॉ देखिए आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2, उधर 1 है तो इधर 2 कर देंगे और इधर भी 2 कर देंगे, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर होल को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 32 और 4 36 हो जाएगा। मतलब आपको इस साइड अगर देखें तो 36 आपको मास यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। मैंने बस इसको दुगना कर दिया। अब इधर अगर हम देखें तो इधर भी कितना, 4 हाइड्रोजन, 2 गुना 2 4 और 4 इंटू 1 4 हो जाएंगे और 2 ये आपका हो जाएगा 32, दैट मीन्स इधर भी हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ जगहों पर अगर हम देखें तो पहले से ही बैलेंस होते हैं। जैसे देखिए ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने दिया हिट देने के दौरान ये टूटेगा, CaO प्लस CO2। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये भी सॉलिड फॉर्म होगा और ये गैसेस के फॉर्म में है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म है, तो ये चीजें हमें मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ये बैलेंस है, ठीक है। जैसे देखिए ऑक्सीजन 3, इधर 2 और 1 3, अगर कैल्शियम की देखें तो 1 और कार्बन को देखें तो 1। तो क्या यहाँ पे भी मासेस पहले अगर बैलेंस नहीं करना पड़ रहा तो जितने मासेस LHS में है उतना ही मासेस RHS में है। देखते हैं कैल्शियम की अगर बात करें तो 40 हो जाएगी, ठीक है। कार्बन की बात करें तो 12 और ऑक्सीजन की बात करें तो 16 3 48, मतलब 8 10 0 1 कैरी 5 4 5 5 1 6 6 4 100, ये कितने हो जाएंगे, 100 ग्राम के हो जा रहे हैं, 100 ग्राम के हो जा रहे हैं मासेस। अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के हो गए, ठीक है। 60 40 100। हाँ, अब यहाँ पे आइए, ये तो 40 और प्लस ये कितना 32, दैट इज 72। ये कितना हो गया टोटल 72, ये हो गया 72 प्लस यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 सॉरी यहाँ पे 16 होगा, एक ही ऑक्सीजन है, सॉरी। अब यहाँ पे टोटल हम करेंगे तो 2 2 4 4 और 6 10 0 1 कैरी 4 और 1 5 5 5 और 1 6 4 10, यहाँ पे भी 100 ग्राम हो गया। दैट मीन्स LHS साइड जितना मास हमने यूज किया उतना ही हमें RHS साइड भी मिल रहा है। इसका मतलब मासेस इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे रिलेटेड अभी तक हमने क्या जाना कि देखिए यहाँ पे मासेस का ना लॉस होगा ना ही गेन हो गया, ये चीजें हो गई, ठीक है। तो इसी के कारण इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास, ठीक है। क्योंकि ये खत्म नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसकी वजह से ये नाम इनका पड़ा है। तो आपसे नाम पूछा जाएगा
लॉज ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसको हम लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास बोलते हैं, तो वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही हो जाएगा था। किसके द्वारा दिया गया था? तो एंटोनी लेवेजर के द्वारा। क्या ये लॉ कहता है? तो मासेस जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, वो खत्म नहीं होते हैं और न ही नए उत्पन्न होते हैं। जितने पहले से प्रेजेंट है उतने ही बाद में आपको मिलेंगे। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करें तो हर जगह सेम होगा। तो चलिए इसको अब हम लोग कर लेते हैं डिफाइन। तो देखिए अभी तक जितने भी चीजें हम लोगों ने पढ़े हैं उसको अब हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़े? ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कभी भी फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, जो टोटल मास था, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मैंने डिफाइन कर दिया है। अगर आपने नहीं लिखा है तो बैठ करके आप जाके लिख लीजिए। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी बात, नो लॉस और गेन ऑफ masses due to this we known as law of indestructibility of mass। इसी के कारण इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दो चीजें हमने मेन खास करके पढ़ी। और आप यहाँ पे इसको ना लिख के लिख सकते हैं, मैटर इज नाइदर बी, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दिस हेंस इट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीजें थी, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक इस पे हम, सॉरी यहाँ मास ना होके मैटर होगा, मैटर। तो अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें 5.3 ग्राम, ठीक है 5.3 ग्राम आपको सोडियम कार्बोनेट यूज किया जा रहा है, Na2CO3। ये आपको सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, दैट मीन्स CH3COOH। कितने ग्राम? 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ क्या है, मैं आपका रिएक्शन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट का। द प्रोडक्ट वर फॉर्म 2.2 ग्राम। एक जो प्रोडक्ट आपको बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका 2.2 ग्राम फॉर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम फॉर्म हो रहा है? 2.2 ग्राम फॉर्म हो रहा है। और 0.9 ग्राम वाटर आपका फॉर्म हो रहा है। 0.9 ग्राम आपका क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। और एक और चीज फॉर्म हो रही है, सम सोडियम इथोनेट, सम सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट बोलते हैं उसको। मैं लिख देता हूं CH3COONA। ये आपका फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्मूला होता है? CH3COONA। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको बताना है व्हाट इज द मास एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द सोडियम इथोनेट। इसका मास आपको बताना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जो आपके रिएक्टेंट साइड मास यूज हुए तो कितने हुए? 5.3 प्लस 6 ग्राम दैट इज 11.3 ग्राम। वही मास इधर भी यूज होंगे। तो यहाँ पे इस सोडियम इथोनेट के मास को हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 9 1 और ये हो जाएंगे 3.1 ग्राम प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 11.3 माइनस 3.1, ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू 8.2 ग्राम हमारी आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व
करने हैं। तो बहुत इजी तरीका है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक खास बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।